यस चिल्ड्रन, तो अब हम देखेंगे कि जो C3 प्लांट्स हैं और C4 प्लांट्स में मेन डिफरेंस क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एक एक चीज़ को लेंगे। पहले तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे जो होता है वो मीजोफिल सेल्स में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? मीजोफिल सेल्स में। और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मिलता है मीजोफिल सेल्स में भी मिलता है। और कहाँ पे मिलता है? बंडल शीट में। मैंने जैसे डायग्राम बताया था ना आपको, वहाँ पे दोनों जगह पे ये क्लोरोप्लास्ट मिलता है। ठीक है। CO2 फिक्सेशन सेल्स जो हैं वो मीजोफिल सेल्स ही हैं, मैं डैश कर दे रही हूँ। और यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन दो जगह पर होता है, एक तो मीजोफिल सेल्स में होता है और बंडल शीट सेल्स में। CO2 का जो फिक्सेशन होता है 2 टाइम्स होता है CO2 का फिक्सेशन। क्यों? क्योंकि इन दोनों जगह CO2 का फिक्सेशन होगा। तो 2 बार हुआ तो 2 टाइम हो गया ना CO2 का फिक्सेशन। यहाँ पे एक ही बार होता है और केवल मीजोफिल सेल्स में होता है, क्योंकि यहाँ के जो बंडल शीट होते हैं C3 प्लांट्स के, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अब एटमॉस्फेयर इनके लिए कैसा होना चाहिए? वेट एटमॉस्फेयर, वेट एंड ह्यूमिड होना चाहिए यहाँ पर, है ना। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर आपको मालूम है कि हाई टेम्परेचर होता है ना। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? मोर, बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है। काइंड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट जब एक जगह पे है, मीजोफिल सेल्स में है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सिंगल वाला होता है। यहाँ पे होता है डाइमॉर्फिक। क्यों होता है? क्योंकि ये दो जगह क्या हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट बट रहा है। अब फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे C3 प्लांट से पहला बनेगा PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। और यहाँ बनेगा प्रोडक्ट जो बनेगा वो OAA बनेगा। ठीक है। ये क्या है? 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसे C4 साइकिल भी कहते हैं या C4 प्लांट्स कहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर जो होगा फोटोसिंथेसिस का वो होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और यहाँ पे जो नॉर्मल जब टेम्परेचर इतना हाई है तो वहाँ पे तो टेम्परेचर वो भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और CO2 एक्सेप्टर जो होगा, पहला CO2 एक्सेप्टर जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा वो होगा हमारा C3 प्लांट में RUBP। ये राइबोलोज बेस फॉस्फेट होगा CO2 का एक्सेप्टर C3 प्लांट्स में ना। और C4 प्लांट्स में यहाँ पे जो एक्सेप्ट करेगा वो करेगा पैप करेगा और करेगा। फिर केल्विन साइकिल जब शुरू होगी कहाँ? बंडल शीट में, तो ये ही करेगा RUBP, राइबोलोज बेस फॉस्फेट करेगा। तो 2 एक्सेप्टर हो गए। CO2 को 2 बार एक्सेप्ट किया जाएगा। पहले तो मीजोफिल सेल्स में पैप बनेगा और इसमें आपके बंडल शीट में RUBP बनेगा, जिससे कि RUBP एक्सेप्ट करेगा, CO2 को एक्सेप्ट करेगा। फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पर होती है, यस होती है। और यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है। और स्पीड ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे क्या रहती है? स्लो रहती है। और यहाँ पे स्पीड ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई रहती है। इज इट क्लियर? तो ये छोटी छोटी सी बातें थी, जो डिफरेंस था वो मैंने अभी आपको बता दिया। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन, मैं 1-2 क्वेश्चन सॉल्व लूँगी। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि रह गई है। देखिए C3 प्लांट्स में हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने कार्बन की ज़रूरत पड़ती है हमें? ये पड़ती है हमें 6 CO2 की। अब 6 CO2 की हमें ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो इसमें हमें 6 CO2 की ज़रूरत जो पड़ती है, और किसकी ज़रूरत पड़ती है? और हमें पड़ती है 18 ATP और प्लस 12 NADPH2 की ज़रूरत पड़ती है। कितना? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें
किसमें, C3 प्लांट्स में। इसी तरीके से C4 प्लांट्स में हमें क्या पड़ती है ज़रूरत, 5 ATP और 2 NADPH2 की ज़रूरत पड़ती है। और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए यहाँ पे C4 प्लांट्स में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएंगे तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, फॉर 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएंगे हम C4 प्लांट्स में तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, 30 ATP प्लस और 12 NADPH2 की ज़रूरत हमें पड़ती है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो अब हम ये तो सब ठीक है। अब एक बात बताइए कि एक NADPH2 इज इक्वल टू 3 ATP। एक NADPH2 जो होता है वो 3 ATP के बराबर होता है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ ATP कितनी ज़रूरत पड़ेगी, टोटल नंबर ऑफ ATP कि कितने हो गए हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, हमारे पास 54 ATP की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। एक NADPH2 जो है वो 3 ATP के बराबर, हमें मालूम है कि 1 NADPH2 इज इक्वल टू कितने के, 3 ATP के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे कि हम 1 NADPH2 को हम क्या करेंगे कि इसमें 66 मॉलिक्यूल हमारे पास ज़रूरत पड़ेगी। पहले मल्टीप्लाई करिए, 12 इंटू 3 कितना हुआ, ये हो गया 36। अब ये 30 और जोड़ देंगे तो हमारे पास 66 ATP मॉलिक्यूल आ जाएंगे। कितने बनाने के लिए, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ओके, तो इतना सब कुछ समझ आया आपके पास, ये समझ आ गया कि नहीं आया। ये 36 ATP हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C4 प्लांट्स में 66 चाहिए और C3 प्लांट्स में 54 ATP की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि हम C3 प्लांट्स में हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 CO2, 18 ATP, 12 NADPH2 की जरूरत पड़ती है। जैसा हमें मालूम है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1 NADPH2 इक्वल टू 3 ATP। अब टोटल नंबर ऑफ ATP एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए C3 प्लांट्स में कितने होने चाहिए, वो आएंगे हमारे 54। क्यों, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 3 कितने हुए 36 प्लस 18 ATP, इसको और जोड़ दीजिए 18 को, तो हमें पास कितना आ गया 54 ATP की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 30 ATP, 12 NADPH2 की जरूरत पड़ती है C4 प्लांट्स में, और एक NADPH2 किसके बराबर है, 3 ATP के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, 12 इंटू 3 कितना होगा 36, इसमें 30 और जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया 66 ATP हमारे पास आ गए, है ना। टोटल नंबर अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में तो इस तरह से होगा।